हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजंस। मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि हमें कौन कौन से सोर्स से पैसा जनरेट कर सकते हैं, फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। अब पैसा भी दो तरह का होता है, एक अपना पैसा, एक बाहर से उधार लिया हुआ पैसा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओनर्स फंड एंड बोरोस फंड के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम पढ़े थे कि फाइनेंसिंग डिसीजन एक्चुअल में होता क्या है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है। हर कंपनी को एक फाइनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहा जाता है कि फाइनेंस इज़ द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए पैसा ज़रूरी होता है। बिना पैसे के आप कोई भी बिज़नेस चला नहीं सकते हैं। अब पैसा जनरेट करने के दो ही सोर्सेज नॉर्मली होते हैं, शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके या लोन्स लेके। डिबेंचर्स और लोन एक ही कैटेगरी में आते हैं। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज कंसर्न ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। मान लो कि हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए, टोटल क्वांटिटी में 10 करोड़ रुपए का पैसा चाहिए हमें, तो 10 करोड़ में से कितना हम इक्विटी से लेंगे और कितना हम डिबेंचर्स या लोन से लेंगे, वो हमें डिसाइड करना होता है इसमें। अब दो तरह के सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के। पहला है ओनर्स फंड्स, जिसमें आती है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता ही क्या होता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स में आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या होता है। जो अपना ही कमाया हुआ जो प्रॉफिट होता है, उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने पास रख लेते हैं आगे की ज़रूरतों के लिए, तो उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। बोरोड फंड्स में क्या आता है, डिबेंचर्स एंड लोन्स या बॉन्ड्स। जो हम पैसा मार्केट से उधार लेते हैं उसे हम बोलते हैं लोन्स, जिसके बदले में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वाइल टेकिंग दिस डिसीजन द फाइनेंशियल मैनेजर कंपेयर्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मतलब कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो दोनों तरह के सोर्सेज का एडवांटेजेस नोट डाउन करेगा, डिसएडवांटेज नोट डाउन करेगा, उन दोनों में कंपेयर करेगा कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल उसके लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि डिबेंचर्स बेनिफिशियल नहीं है या इक्विटी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों में से बेनिफिशियल ज़्यादा कौन सा है वो उसको देखना होगा। फाइनेंसिंग डिसीजंस में फाइनेंस मैनेजर को एक रेशियो बनानी पड़ेगी, डेट इक्विटी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको कल भी परसों भी बताया था। डेट इक्विटी का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी इसको हम बोल सकते हैं। डेट अपॉन इक्विटी मतलब डिबेंचर्स प्लस लोन्स एंड एडवांसेस अपॉन में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स की उनकी रेशियो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। मतलब कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेते टाइम पे, कि किन किन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रख के ही फाइनेंसिंग डिसीजन लेना चाहिए। पहला इसमें पॉइंट आता है, पहला फैक्टर आता है इसमें कॉस्ट का, खर्चा जो हमारा आता है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज डिफरेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट। अब इक्विटी शेयर हम कैपिटल इशू करेंगे तो उसके लिए हम प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, अंडरराइटर फीस देनी पड़ेगी, या जो भी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट हमें करनी पड़ेगी कंपनी की मार्केट में, तो उसका खर्चा आएगा एडवर्टाइजमेंट का। और अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हर चीज़ की कॉस्ट होती है, बिना फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है आज के टाइम में। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ध्यान रखना पड़ता है कि किस सोर्स में कम से कम कॉस्ट आ रही है, तो वो सोर्स जो है उस टाइम उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क। जैसे मैंने वो कल बताया था, इन्वेस्टिंग डिसीजन में रिस्क उसमें भी इन्वॉल्व हो रहा था। तो मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड्स, क्योंकि अगर हम बाहर से पैसा उधार लेंगे उसके साथ थोड़ा रिस्क ज़्यादा ही इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चाहे हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें वो पैसा उनको वापस पे करना ही करना है। मान लो कि हमने 10 करोड़ रुपए बाहर से लोन ले लिया और हमारा बिजनेस डूब गया, तो हमको 10 करोड़ पे करना ही करना है, वो तो हमारा रिस्क हो गया ना, रिस्क ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम अपने पैसे से बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क हमारा बहुत कम ही रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजर को कंपेयर करना पड़ेगा रिस्क से, कॉस्ट से भी। मतलब कि अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हैं या डिबेंचर्स हम लेते हैं तो रिस्क किसमें कम है वो उसे प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफर करना ही होगा क्योंकि वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिसमें कि रिस्क थोड़ा कम रहे, इक्विटी में या डिबेंचर्स में या लोन्स में। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मैंने आपको कल भी बताया था। स्मूथ एंड स्टेडी कैश फ्लो जो होती है, पोजीशन जो होती है, कंपनी को ईजिली अफोर्ड कर सकती है बोरोड फंड्स के लिए। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मेरे पास जो कैश फ्लो पोजीशन है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से, वो हर महीने या हर साल के एंड में मुझे मिल रहा है। तो जब मेरे रेवेन्यू होगी, उस रेवेन्यू को यूज़ करके मैं डिबेंचर्स का इंटरेस्ट और जो रीपेमेंट करनी है मुझे बैंक लोन की, वो मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन अगर कंपनीज़ को शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो है, मतलब कि 3 साल या 4 साल के बाद ही सारा पैसा इकट्ठे मिलेगा,
तो उन्हें ओनर्स फंड के साथ जाना पड़ेगा। वो डिबेंचर्स या लोन्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लोन में क्या होता है कि आपको हर टाइम मंथली या क्वार्टरली या एनुअली आपको पेमेंट करनी होती है। वो नहीं देखेंगे कि आपका जो पैसा है, जो रिवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो हो या ना हो, या कब हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन जो है स्मूथ एंड स्टेडी है, मतलब कि टाइमली हो रही है, ये नहीं कि आपका 4 साल के बाद की ही सारी इन्वेस्टमेंट रिवेन्यू हो रही है, तो वो उस टाइम पे आप ओनर्स फंड्स लगाएंगे, अपने पैसा लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी रिवेन्यू जो है टाइमली हो रही है रेगुलर इंटरवल्स पे, तो आपके लिए लोन लेना सही रहेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशंस। अब कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस पे हमारा कंट्रोल रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे, तो वो डिबेंचर्स लेंगे, क्योंकि डिबेंचर लेने के या लोन लेने के अकॉर्डिंग उनका अपना कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर वो उन्हें कंट्रोल खोने से कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो ओनर्स फंड्स में भी जा सकते हैं। क्योंकि ओनर्स फंड्स या इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, वो अगर कोई कंपनी इशू करती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी बढ़ेगी उतने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बढ़ेंगे और उतने ही कंपनी के ओनर्स भी बढ़ेंगे। कंपनी की ओनरशिप बढ़ने का मतलब होता है कि डिसीजन टेकिंग पावर ओनर्स के पास होती है, तो उनका कंट्रोल खो जाएगा कंपनी का, डायरेक्टर्स का। उन्हें कोई भी ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग लेके उस पर रूल कर सकता है। अगर मान लो किसी के पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग हो जाती है, तो वो उसका एक तरह से ओनर बन जाता है उस कंपनी का, जिसके वजह से मैक्सिमम कंपनी के शेयर्स हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स को या डायरेक्टर्स को अपना कंट्रोल बना के रखना है, तो उन्हें बोरोड फंड्स यूज़ करने चाहिए। अगर उन्हें कंट्रोल खोने से कोई मतलब ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लगता है उन्हें, तो वो ओनर्स फंड के साथ लगा सकते हैं, मतलब बिजनेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या आता है कि वो खर्चा जो हमें सिक्योरिटीज़ इशू करने में किसी भी कंपनी को पे करना पड़ता है। जैसे कि हमने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो ब्रोकर को जो बीच में दलाल होता है उसको हम कमीशन पे करते हैं, अंडरराइटर को हम फीस पे करते हैं, या प्रोस्पेक्टस इशू करते टाइम जो हमारा खर्चा आता है छापने का, इशू करने का, या मार्केट में एडवर्टाइजमेंट का, वो जो खर्चा आता है उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर फर्म को कोई सिक्योरिटीज़ इशू करनी है जिसमें लेस फ्लोटेशन कॉस्ट हो, तो उसे वही सिक्योरिटी इशू करनी होगी जिसमें लेस फ्लोटेशन कॉस्ट आए। जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट है कि लोन प्रोसेसिंग का भी हो सकता है, खर्चा जो हो सकता है, मतलब कोई भी सिक्योरिटीज़ इशू करने से पहले जो उसका फालतू का जो खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर हिंदी में नॉर्मली लैंग्वेज में बात की जाए तो फर्म फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना है कौन सी सिक्योरिटी या कौन से सोर्स से फाइनेंस जनरेट करने में फ्लोटेशन कॉस्ट जो है कम से कम आ रही है, वो उसे सोर्स चूज़ करना पड़ेगा, उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट आता है इसका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर कंपनी की हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे आपको पता ही कि क्या होता है कि लेबर चार्जेस हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, ये सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो दे मस्ट प्रेफर ओन्ड फंड्स बिकॉज ड्यू टू हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी may not be able to pay interest on debt which can cause serious troubles for the company। अगर मान लो कि जैसे कंपनी की हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो उस केस में कंपनी को अपने पैसे से बिजनेस करना चाहिए, लोन्स या डिबेंचर से पैसा जनरेट नहीं करना चाहिए, कि बोरोड फंड्स नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि कभी कभी कंपनी की अगर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, ज़्यादा खर्चा होगा, तो वो उस केस में लोन का जो इंटरेस्ट है, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है, वो पे करने में कैपेबल नहीं रह पाएगी और फर्म को लॉस ज़्यादा होंगे। तो उस वजह से अगर कंपनी इंटरेस्ट ऑन डेट पे नहीं कर पाती है, तो उसको बहुत सीरियस ट्रबल्स हो सकते हैं कंपनी को फ्यूचर में, जिससे कि एक रिजल्ट हो सकता है कंपनी फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। तो ज़रूरी है कि अगर आज हम कैपेबल नहीं है तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो हमें अपने पैसे से बिजनेस करना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का जो पॉइंट है वो वैसे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मार्केट का, जिससे हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ठीक है, फिर तो हम पढ़ते हैं कि भी थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपके माइंड में बन जाएगा इस चीज़ का। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या कहता है कि कंडीशंस इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक तरह से वो मार्केट होती है जिसमें कैपिटल नेचर का जो पैसा होता है वो उसमें डीलिंग की जाती है। जैसे मार्केट आपको पता है कि क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि पैसे का लेना देना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि मिनिमम 1 ईयर होता है और लॉन्ग मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ पैसे का लेन देन होता है कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। तो कंडीशंस इन कैपिटल मार्केट आल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी रेज्ड। बूम पीरियड क्या होता है, बूम का मतलब होता है सबसे पीक लेवल,
जहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसे कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत एक तरह से टॉप पोजीशन पे है। ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज़ ईजी टू सेल इक्विटी शेयर्स एज पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, वेयर एज ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड। मतलब बूम पीरियड में क्या होता है, पीपल जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो खरीद लेंगे। डिप्रेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब मार्केट के जो शेयर्स के जो मार्केट शेयर प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में डेट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई इक्विटी शेयर होल्डर शेयर नहीं खरीदेगा, तो उस केस में कंपनी को डेट्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बूम के टाइम पे तो सारे उनके शेयर्स खरीदेंगे, लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है उनको तो कोई भी। डिप्रेशन के टाइम पे उनको बाहर से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने उस टाइम काम नहीं आएंगे, जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, जो अपने, जिन्हें हम कहा जा सकता है कि अपने हैं, डिप्रेशन के टाइम पे काम नहीं आएंगे, और जो जब हम टॉप पोजीशन पे होंगे तो अपने ही हमारा साथ देते हैं। मतलब ये वैसे थोड़ा अलग बात चली गई है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब हम अच्छी पोजीशन में होंगे तो सब साथ देते हैं, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो नहीं साथ नहीं देंगे, तो हमें बाहर से लोन लेना पड़ेगा। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। कल हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस या डिविडेंड डिसीजंस। थैंक यू।